नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी कोर्स में, जिसका आज हम 7वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम 7th लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अब तक के 6 लेक्चर में हमने ये समझा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। हमने ये भी डिस्कस किया कि एनसीईआरटी से किस तरह के प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्जाम में। फिर हमने 11वीं कक्षा के एक अध्याय को पढ़ा जिसका नाम था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में, जहां हमने भूगोल से जुड़ी हुई मौलिक अवधारणाओं को समझा और ये समझने की कोशिश की कि भूगोल कैसे बना है, कैसे एरिटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया। हमने ये भी जाना कि भूगोल की आज बहुत सारी शाखाएं बन चुकी हैं, ज्योग्राफी की आज बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी हैं। उन ब्रांचेस को भी हमने ब्रीफ में समझा, उनकी विशेषताएं समझी और उनकी परिभाषा को समझने का प्रयास किया। फिर हम आगे बढ़े और 6वीं क्लास के पहले अध्याय को हमने पढ़ा जहां से बहुत से सवाल आते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को इस ढंग से पढ़ रहे हैं कि अगर बीच में कुछ चीज़ों को ऐड करने की भी ज़रूरत पड़ रही है तो हम साथ में उन चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं, ताकि जब एक टॉपिक आप पढ़ें तो ये एहसास ना हो आपको कि 6वीं की कक्षा की एनसीईआरटी से हमने कौन सी चीज़ों को एग्ज़ाम में यूज़ किया। तो कुछ ना कुछ बातें हमें एनसीईआरटी पढ़ाते समय जोड़ना पड़ता है। तो 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पहला ही अध्याय है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। हमने उस अध्याय को पढ़ा। हमने बहुत मौलिक अवधारणाओं को जाना जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं, यूनिवर्स से जुड़ी हुई कुछ फंडामेंटल चीज़ों को हमने समझा, जैसे कि ब्रह्मांड क्या होता है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। ये बहुत छोटे छोटे शब्द लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको समझने का प्रयास हमने पिछले अध्याय में किया। तो अब इसी इकाई 2 के अंतर्गत आपको याद रखना होगा कि हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसी इकाई 2 के तहत हम अपना तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अपना थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। दोस्तों, 11वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी या फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उस किताब का ये दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर है। अच्छी बात यह है कि जो बातें हमने 6वीं कक्षा के पहले अध्याय में पढ़ी हैं, आप कह सकते हैं कि उन्हीं का ये विकसित रूप है, उन्हीं का ये डेवलप्ड फॉर्म है। तो इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि मैं बार बार आपको पुरानी चीज़ें रिकॉल कराऊंगा। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम थीम वाइज एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो बार बार हम टॉपिक को कनेक्ट करेंगे कि अच्छा, ब्रह्मांड की परिभाषा वहाँ पढ़ी थी, वहाँ हमने लाइट ईयर के बारे में चर्चा की थी, वहाँ हमने सूरज और पृथ्वी के बीच में और सूरज और चंद्रमा के बीच में दूरी को समझा था। हमने उपभू, अपभू, पैरिगी, एपोगी, उपसौर, अपसौर, पेरीहिलियन, एपीहिलियन, ये सारे शब्द समझे थे। अब उन्हीं को थोड़ा डेवलप करके देखेंगे। वहाँ हमने जाना था कि तारे क्या होते हैं, यहाँ हम समझेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है। वहाँ हमने जाना था ग्रह क्या होते हैं, यहाँ हम समझेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। अब आप देखिएगा ब्यूटी कितनी अच्छी क्रिएट होगी जब आप पूरी चीज़ों को पढ़ लेंगे। फिर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि तारे पर टिप्पणी कीजिए या तारे के ऊपर एक लेख लिखिए, तो 6वीं क्लास की एनसीईआरटी से आप तारे की परिभाषा उठाओगे और 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी से तारा कैसे निर्मित हुआ, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस चीज को उठाओगे। तब जाकर के एक बहुत ही खूबसूरत सा उत्तर आप लिख पाओगे, बहुत ब्यूटीफुल सा आंसर आप लिख पाओगे। और आज से ही आपको मैं छोटे छोटे असाइनमेंट देना शुरू करूंगा
लिखने के लिए कि कुछ चीज़ें अब आप लिखना शुरू कर पाएंगे। जैसे आज हम कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें तो आप लिख ही सकते हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट से जुड़ी हुई बातें हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत अध्याय है, क्योंकि इसके बाद हम बहुत लंबी चर्चा नहीं कर पाएंगे ब्रह्मांड के बारे में। ये ब्रह्मांड से जुड़े हुए अंतिम अध्यायों में से एक है। फिर हम धीरे धीरे करके फिजिकल ज्योग्राफी की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम एक बेसिक एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, देन स्लोली स्लोली हम मूव करते जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी की ओर। तो पहला सवाल यही पैदा होता है कि सर हमें कितने टॉपिक को कंप्लीट करना है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में। तो एक आइडिया ले लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसे ना मैंने अपने हिसाब से घुमाया है। अगर आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें टॉपिक थोड़ी अलग दिए हैं, मैंने इनके ऑर्डर को चेंज किया है ताकि चीज़ें और आसानी से आपको समझ में आ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और यहीं पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों द ग्रेट बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, यहीं पर हम चर्चा करेंगे महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट मत या महाविस्फोटवाद के बारे में। जब ब्रह्मांड की चर्चा हो गई तो हमें तारों और आकाश गंगाओं के निर्माण को डिस्कस करना है, स्टार और गैलेक्सी के फॉर्मेशन को डिस्कस करना है। अब आप कंपेयर करो, पिछली क्लास से कंपेयर करो, तो वहां भी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वहां हमने पढ़ा था ब्रह्मांड क्या होता है। यहाँ हम क्यों क्या पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना। दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था आकाश गंगा और तारे क्या होते हैं। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? आकाश गंगा और तारों का निर्माण कैसे होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम ग्रहों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ हमने ग्रहों की परिभाषा पढ़ी थी। यहाँ हम फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट डिस्कस करेंगे और जान पाएंगे आप आज कि वो जो ग्रहों का विभाजन हमने किया था ना छठवीं क्लास में, हमने जाना था कि हम ग्रहों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक इनर प्लैनेट और दूसरा आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट आर रॉकी प्लैनेट, आउटर प्लैनेट आर गैसियस एंड आइसी जाइंट्स। ये पढ़ा था हमने। तो उसी चीज को अब आप समझ पाओगे कि ऐसा क्यों है, क्यों पहले पूरे रॉकी प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद आइस जाइंट और गैस जाइंट और आइस जाइंट का फॉर्मेशन हुआ, तो वो भी आप समझ पाएंगे। फिर हम पृथ्वी के उद्भव की बात करेंगे, हम ओरिजिन ऑफ अर्थ को डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें डिस्कस करना होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके अलग अलग लोगों का क्या मानना है। तो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी। ठीक है, एमिनल कांट ने हाइपोथेसिस दी, लाप्लास ने हाइपोथेसिस दी, चैम्बरलिन ने हाइपोथेसिस दी, ऑटो शिमिड ने हाइपोथेसिस दी। तो इन सभी की चर्चा हमें करना है और फिर अंत में हम ये जानते हैं कि जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो फिलहाल सबसे स्वीकार्य परिभाषा या सिद्धांत है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम स्थल मंडल की बात करेंगे कि पृथ्वी पर लिथोस्फीयर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, जल मंडल का विकास कैसे हुआ, हाइड्रोस्फीयर कैसे बना और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर 5, 6 और 7, क्योंकि अगर ये एक बार आप समझ गए दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि ये 3 टॉपिक का जनरल इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया। ये कौन सा टॉपिक है? जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम स्थल के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म को स्टडी करते हैं, उसी को हम जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान कहते हैं। फिर ये क्या है? वायुमंडल मतलब जलवायु, मतलब क्लाइमेटोलॉजी। तो जब आप वायुमंडल का अध्ययन करते हैं मतलब आप क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। और हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है? ओशिनोग्राफी। हम कहीं ना कहीं समुद्र विज्ञान के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। तो यहाँ बस हमें एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि पृथ्वी पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल,
ये बने किस तरह से और किस तरह से इनका धीरे धीरे विकास हुआ है और कितने परिवर्तन के दौर से ये गुजरे हुए हैं, कितने प्रकार के टाइम पीरियड या चेंजेस से ये सभी इवॉल्व हुए हैं। तो अब मैं उम्मीद करके चलूँगा कि एक जनरल आइडिया इस टॉपिक के बारे में आपको मिल गया होगा कि आखिर कौन कौन सी बातों का अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, अब दोस्तों जितनी भी चीजें हैं ना, एक बहुत अच्छी बात पहले ही मैं आपको बता दूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो, कॉस्मोस या यूनिवर्स, ठीक है, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छी बुरी जो भी आप समझना है उस प्रकार की बात आप समझें कि यूनिवर्स के बारे में जितनी भी बातों का अध्ययन हम करते हैं, जितनी भी चीज़ों की स्टडी हम करते हैं, उसमें से लगभग 99% जो बातें हैं वो सिर्फ या तो एक हाइपोथेसिस है या फिर एक थ्योरी है। मतलब इसका अर्थ यह है कि जितनी भी जानकारी ब्रह्मांड की हमारे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, वो हमारा एक अनुमान है, वो हमारा एक लॉजिकल गेस है ब्रह्मांड को लेकर के, यूनिवर्स को लेकर के। हम सर्टेनली ये नहीं कह सकते कि सच में बिग बैंग हुआ था या फिर स्टडी एट अवस्था थी या फिर सच में दो पिंडों की टक्कर से चंद्रमा बना है। अभी कुछ भी कह पाना सही नहीं है, या सिर्फ ये अनुमान है जिनके आधार पर हम बात करते हैं। ये एक डिस्क्लेमर है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। अब देखिए दोस्तों, 3 शब्द पहले हम समझ लेते हैं जिनकी चर्चा हमें इस पूरे लेक्चर के दौरान करनी है। एक शब्द आपने सुना होगा अक्सर, हाइपोथेसिस। हिंदी में इसे कहा जाता है संकल्पना। हिंदी में क्या कहते हैं? संकल्पना। एक शब्द आपने सुना होगा थ्योरी। थ्योरी का सही शब्द हिंदी में होना चाहिए वाद या फिर इसे मत, लेकिन अधिकांश किताबों में इसे सिद्धांत लिखा जाता है, जो सही नहीं है। या तो इसे वाद बोला जाना चाहिए या इसे मत बोला जाना चाहिए। और फिर आपने आखिरी में एक सुना होगा लॉ, या इसी को आप प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मूल रूप से क्या बोलते हैं? सिद्धांत। देखिए, ये सही शब्द है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। तो पहले हमें ये समझना होगा कि सर ये जो 3 शब्द दिए गए हैं, हाइपोथेसिस संकल्पना, थ्योरी वाद, और लॉ अर्थात सिद्धांत, इन तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, समझिए पहले परिभाषा, फिर हम इसको उदाहरण पे अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, हाइपोथेसिस किसी भी चीज का एक एजुकेटेड गैस होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज का एक तार्किक अनुमान होता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमने ब्रह्मांड को देखा और ब्रह्मांड को लेकर के हमने एक तार्किक व्याख्या की कि साहब ब्रह्मांड कैसे बना होगा। आपने एक विचार रख दिया कि सर जो ब्रह्मांड है वो भगवान ने बनाया है, वो ईश्वर ने बनाया है। आपने फिर इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू हुआ कि ईश्वर ने कैसे बनाया है, तो आपने एक हाइपोथेसिस रखी। तो ये जो भी जहां पर भी ईश्वर की बात आती है, ये धार्मिक संकल्पनाएं कहलाती हैं, ये रिलीजियस हाइपोथेसिस कहलाती है, जिन्हें विज्ञान सामान्यतः स्वीकार नहीं करता, जिन्हें साइंस जनरली एक्सेप्ट नहीं करता। फिर एक वैज्ञानिक के तौर पर आपने ब्रह्मांड का अध्ययन किया, तो एक व्यक्ति ने कहा कि ब्रह्मांड जो है वो एक्चुअल में कभी बना ही नहीं, वो शुरुआत से ऐसा था और वो लगातार एक्सपेंड होते जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है और इसकी कोई शुरुआत नहीं है। फिर एक और व्यक्ति आए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है साहब, ब्रह्मांड जो है वो एक ऐसी चीज से बना है कि पहले जितनी भी ब्रह्मांड की चीजें हैं वो एक छोटे से टाइनी एटम के बराबर थी, उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड बन गया। तो ये आपने क्या किया? आपने बस एक गैस कर दिया। आप यहाँ पर खड़े हुए थे, आपने एक चीज को देखा, आपने देखा कि ना एकदम से आपने कुछ भी देखा कि सूरज उग रहा है, तो आपने अपनी परिकल्पनाएं देना शुरू कर दी।
शुरुआत में जब आप अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो आप यही बातों को डिस्कस करते हैं कि अर्थ के बारे में किसी ने ये कहा कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है और सूरज उसके चारों ओर घूम रहा है। तो ये क्या है? ये संकल्पनाएं हैं, ये हाइपोथेसिस है। और जब भी आप कोई हाइपोथेसिस देते हैं, इसके पीछे आप तर्क जरूर पेश करते हैं, आप बताते जरूर हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। थ्योरी कब बनती है? तो एक हाइपोथेसिस ही आगे जाकर के थ्योरी बनती है। देखिए, जब किसी भी चीज को थ्योरी आप तभी कहेंगे जब उसके पीछे आपने बहुत सारे तार्किक पक्ष ढूंढ लिए हों, जब बहुत सारे रीजंस आपने फाइंड आउट कर लिए हों कि ऐसा क्यों है, और इसका परीक्षण किया गया हो, इसको कई बार आपने टेस्ट भी किया हो। लेकिन लेकिन अगर इसके लेकर के 100 प्रश्न हैं तो अभी भी आप 80 प्रश्नों का जवाब या 50 प्रश्नों का जवाब ढूंढ पाए हो, बाकी प्रश्नों का जवाब अभी ढूंढना बाकी है। तो ऐसी चीज को हम थ्योरी कहते हैं। एग्जाम्पल, हम कभी भी ये नहीं कहते कि बिग बैंग इज अ हाइपोथेसिस। अब हम बिग बैंग को एक थ्योरी मानते हैं, ऐसा इसलिए कि बिग बैंग को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस आ चुके हैं, लेकिन अभी इतने एविडेंस नहीं आए हैं कि सभी प्रश्नों का जवाब मिल सके, हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल सके। इसीलिए हम बिग बैंग को थ्योरी कहते हैं, ना ही हम उसे हाइपोथेसिस कहते हैं और ना ही हम उसे प्रिंसिपल कहते हैं या लॉ कहते हैं। ठीक है? और लॉ का मतलब है कि आपने पहले कुछ सोचा, जो भी चीज आपने सोची उसके लिए आपने कोई ऐसा सूत्र बना लिया है जो उसे सार्वभौमिक बनाता है, जो उसे यूनिवर्सल बनाता है, और इससे जुड़े हुए जितने भी मौलिक सवाल हैं उन सभी का जवाब आपके पास है, उन सभी का आंसर आपके पास है। एग्जाम्पल के लिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी ये एक सिद्धांत है। अब क्या बन चुका है? वो एक सिद्धांत बन चुका है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसे हमने हर जगह अप्लाई कर लिया। आप कहीं पर भी जाएंगे ब्रह्मांड में, ग्रेविटी का सिद्धांत हमेशा वही रहेगा, ग्रेविटी का लॉ हमेशा वही रहेगा। तो ये तीन अंतर होते हैं हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ में। एक बार क्विकली मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हाइपोथेसिस का मतलब है आप किसी भी चीज के बारे में एक अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन उस अनुमान के लिए आपने कुछ तर्क पेश किए। ये हाइपोथेसिस है, ये संकल्पना है, हम सोचते हैं। जितनी भी बातें हम करते हैं हम हाइपोथेसिस बहुत करते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, यूनिवर्स में ऐसा हुआ होगा। ठीक है? तो ये हाइपोथेसिस कहलाती हैं। जितनी भी फिल्में बनती हैं ना हॉलीवुड की, वो पूरी हाइपोथेसिस के ऊपर बनती हैं। मैक्सिमम साइंस फिक्शन जो मूवी बनती है ना, कि हम जीटी टाइप एक रोबोट बना लेंगे, क्या है वो? एक हाइपोथेसिस है। अवतार मूवी, कि एक ग्रह है जहां इंसान गए हैं, वहां पर अलग चीजें हो रही हैं, क्या है? एक हाइपोथेसिस है। थ्योरी का मतलब है एक ऐसी हाइपोथेसिस, एक ऐसी परिसंकल्पना जिसके अब तार्किक आधार उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसके अब रेशनल ग्राउंड उपलब्ध करा दिए गए हैं, और उनका कई बार परीक्षण भी किया गया है। तब आप उस हाइपोथेसिस को थ्योरी बोलने लगते हैं। और एक थ्योरी लॉ तब बन जाती है जब उसमें कोई मैथमेटिक्स इक्वेशन आ जाए या उसकी सार्वभौमिकता आ जाए, वो पूरी दुनिया या पूरे ब्रह्मांड में स्वीकार किया जाने लगे, जैसे कि ग्रेविटी का लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये तीन अंतर हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि अभी इन्हीं की चर्चा हमें करनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये तीन शब्द आपके दिमाग में क्लियर हुए होंगे कि सर आखिरकार इनका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले होता है फैक्ट, उसके ऊपर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर थ्योरी, और फिर अल्टीमेटली हम लॉ निकालते हैं। ये एक छोटा सा अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है। हाइपोथेसिस, पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन। थ्योरी, हाइपोथेसिस दैट हैज बीन टेस्टेड। लॉ, a general statement that describes some pattern in the nature। ठीक है? और ये भी अलग से लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें अलग से तो पीडीएफ से जा करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, एक सेकंड दीजिए, इसको पढ़िए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक, चलिए। तो अब मुझे लगता है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया और अब हम ये टॉपिक समझ पाएंगे जिसकी चर्चा हमें मूल रूप से करनी है। अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि आखिर ब्रह्मांड कैसे बना, आखिरकार यूनिवर्स का फॉर्मेशन या ओरिजिन कैसे हुआ। और जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि यूनिवर्स को लेकर के अभी भी जो हमारी समझ है वो बहुत ही शैशव अवस्था में है, वो बहुत ज़्यादा इन्फेंट है, धीरे धीरे करके यह विकसित हो रही है। तो यही रीज़न है कि यूनिवर्स में जितनी भी बातें होती हैं उनको लेकर के बहुत सारी संकल्पनाएं और बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, बहुत सारी हाइपोथेसिस और बहुत सारी थ्योरीज को प्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों, जितनी भी संकल्पनाएं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है प्राचीन संकल्पनाएं या धार्मिक संकल्पनाएं, एंशियंट या फिर रिलीजियस हाइपोथेसिस, और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक संकल्पनाएं तथा वाद, साइंटिफिक हाइपोथेसिस एंड द थ्योरी। अब देखिए, जितनी भी धार्मिक संकल्पनाएं हैं इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो अपने अपने तरीके से ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, यूनिवर्स और अर्थ के ओरिजिन के बारे में बताते हैं। जैसे आपने वो एक ईव की कहानी सुनी होगी, तो ईव और एडम्स की कहानी, इसी तरीके से हर एक धर्म अपनी तरह से ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करता है। तो निश्चित तौर पर यह हमारे काम का नहीं है, यहाँ से हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, तो हमें ये नहीं पढ़ना है। हमें बात करनी है वैज्ञानिक संकल्पनाओं की, साइंटिफिक हाइपोथेसिस की, अर्थात ऐसे सिद्धांत या संकल्पनाएं जिन्हें जिस व्यक्ति ने भी पेश किया उसने इसके पीछे कुछ तार्किक कारण दिए या कुछ वैज्ञानिक कारण दिए। नहीं तो हम भी जाकर के कुछ बोल दें कि साहब हमें ये लगता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना वो ऑटोमेटिकली हो गई। कैसे हो गई यार पता नहीं, लेकिन हो गई अपने आप। तो आपकी बात को ऐसे नहीं स्वीकार कर लिया जाए, ठीक है। आप गए, आपने कह दिया कि हमें लगता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक पत्थर से हुई है, तो पहले आप बताइए कि कैसे हुई है। एक व्यक्ति और गया कि हमें लगता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो पानी से हुई है, तो बताइए साहब कि पानी से कैसे हुई है। ठीक है। तो यहां पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस है उसमें कौन कौन सी प्रमुख हाइपोथेसिस है। तो देखिए, सबसे पहले आता है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। सिद्धांत की जगह सही शब्द वाद होगा, द बिग बैंग थ्योरी। इसे 1931 में 1931 में जर्मनी के एक पादरी और खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और फिलहाल ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनकी उत्पत्ति से संबंधित ये सर्वमान्य सिद्धांत है, ये मोस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके अलावा भी कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत पेश किए। इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है साम्य अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये तीन लोगों ने पेश की थी। एक नाम है थॉमस गोल्ड, एक नाम है हरमन बॉन्डी और एक नाम है फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है। तो तीन लोगों ने मिलकर के ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, साम्य अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलन गुथ और पॉल स्टीनहार्ट। इन्होंने इन्फ्लेशनरी थ्योरी को प्रेजेंट किया, इस फीती सिद्धांत को पेश किया। ठीक है। और एक और थ्योरी है दोस्तों जिसे कहा जाता है दोलन सिद्धांत या पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ये डॉक्टर एलन संडेस और आर्थर एडिंगटन के द्वारा पेश की गई थी। अब अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं दोस्तों। एक जगह थ्योरी का नाम लिखा रहता है और एक जगह वैज्ञानिकों का नाम लिखा रहता है कि साहब किसने कौन सा सिद्धांत पेश किया। तो मेरे साथ एक बार चीज़ों को दोहराइए ताकि चीज़ें आपको याद हो सके। सबसे पहले हमने पढ़ा महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसे जर्मनी के एक पादरी और खगोल शास्त्री, जर्मन प्रीस्ट और एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा पेश किया गया। दूसरा है साम्य अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी।
इसे प्रेजेंट किया था फ्रेड हॉयल ने, और फ्रेड हॉयल के साथ इसमें शामिल थे थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी। फिर हमने एक और थ्योरी डिस्कस की, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी या दोलन सिद्धांत, जिसे पेश किया था डॉक्टर एलन सैंडेस और आर्थर एडिंगटन ने। और चौथी और अंतिम थ्योरी जिसकी चर्चा हमने की वो है दोस्तों स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, जिसे पेश किया था एलन गुथ और पॉल स्टीनहार्ट ने। तो ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं कि कहीं से भी अगर सवाल आ जाए, छोटे छोटे सवाल आते रहते हैं और इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है जो एनसीईआरटी के थ्रू हमें प्रिपेयर करने हैं। तो क्या सर हमें सभी सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है? जवाब है नहीं, हमें सिर्फ एक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है जो सबसे ज्यादा स्वीकार्य है, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। तो चलिए इस सिद्धांत के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले ना हम कुछ बहुत बेसिक, ये जॉर्ज लेमेंतियर की तस्वीर है, पहले कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं बिग बैंग थ्योरी से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी को ना हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सर कैसे? आउटलाइन बनाना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात ना जो अभी आप सीखेंगे धीरे धीरे करके, कोई भी टॉपिक आप पढ़ें पहले उसकी एक आउटलाइन बनाएं कि आप पढ़ेंगे क्या क्या। तो बिग बैंग थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जहां हम ये जानेंगे कि बिग बैंग नाम कैसे आया, किसने थ्योरी दी, कब दी, कैसे डेवलप हुई, इन बेसिक बातों की चर्चा हम करेंगे। सामान्य परिचय पढ़ने के बाद हम दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से की चर्चा करेंगे, जहां हम इस सिद्धांत, सही शब्द है वाद, और हिंदी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं थ्योरी, कि आखिरकार ये थ्योरी क्या है, आखिरकार ये वाद क्या है। हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ये कैसे डेवलप हुआ और क्या चीज है। फिर हमें ये भी चर्चा करनी होगी कि चूंकि सर आप इसे एक थ्योरी कह रहे हैं, तो अगर आपने इसे थ्योरी कहा है मतलब कोई ना कोई तार्किक आधार तो होंगे, कोई ना कोई इसका कारण तो बताया गया होगा, तभी तो आप इसे थ्योरी कह रहे हैं। नहीं तो हम इसको हाइपोथेसिस कहते। तो फिर हमें डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं, वो कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो इसे थ्योरी कहने पर मजबूर कर देते हैं, जो इसे एक वाद मानने पर मजबूर करते हैं। फिर दोस्तों कुछ हमने आपके लिए ऐड ऑन किया है, अर्थात अन्य तथ्य। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर जरूरी है जानना, इसलिए हमने ऐड किया है। अन्य तथ्यों में 2 बातों की चर्चा हमें करनी है दोस्तों। एक तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है पदार्थ के बारे में, अर्थात मैटर के बारे में। आपने एक शब्द बहुत चर्चा में सुना होगा और वो शब्द है गॉड पार्टिकल, बहुत चर्चा में रहा था, जिसे हम हिग्स बोसान के नाम से भी जानते हैं। अगर याद आ रहा हो तो 2010 के आसपास का समय जब यह एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, सर्न एक प्रयोगशाला है जिनेवा के पास, तो वहाँ पर यह एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ जिसे लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर कहते हैं। तो हमेशा इंडिया टीवी वगैरह पे चलता रहता था कि अब पृथ्वी खत्म होने वाली है, पृथ्वी का अंत सामने आ गया है, अपनी जिंदगी जी लीजिए। और मैं उतना मूर्ख था उस समय कि मैं मान भी गया था कि चलो अब तो जिंदगी जीना ही जीना है, जितनी जिंदगी बची है अच्छे से जी लेते हैं, ठीक है। तो वो वही घटना है दोस्तों जिसकी चर्चा हम करेंगे। पदार्थ के साथ साथ एक बात मैं आपको और एडिशनली बताने वाला हूँ, बल अर्थात फोर्स। यहाँ पर हमें एक बहुत बेसिक प्रश्न है लेकिन पूछा गया था एग्जाम में कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, तो उस समय कौन कौन से फोर्स की शुरुआत हुई या उस समय कौन कौन से बल उपस्थित थे। तो ये भी जानना जरूरी है कि जैसे ही ब्रह्मांड बना कौन कौन से बल बने, कौन कौन से मेजर फोर्सेस बने। तो अब मैं स्पष्ट कर पाया हूँ टॉपिक को कि आखिर बिग बैंग में हमें पढ़ना क्या है। सामान्य परिचय, सिद्धांत, साक्ष्य और अन्य तथ्यों के तहत हमें पदार्थ और बल के बारे में पढ़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को पढ़ना। सबसे पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं, सामान्य परिचय लेते हैं, ये सिद्धांत आया कैसे। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है ना,
इसकी शुरुआत 1920 के दशक में हुई, 1920s में हुई। इस समय क्या 1920-21 की बात है। इस समय अमेरिका के एक बहुत महान वैज्ञानिक थे और उनका नाम था एडविन हबल। क्या नाम था दोस्तों? रिपीट करेंगे मेरे साथ। इनका नाम था एडविन हबल। ओके। एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक थे अमेरिका में। इन्होंने ना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की, इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की। इन्होंने ये पता लगाया कि साहब जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, जितनी भी गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में, वो लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। और उन्होंने ये बताया इसी आधार पर, चूंकि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। और इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत का इस्तेमाल किया जिसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं, या जिसे हम रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट की परिघटना कहते हैं, जो हमें बाद में पढ़ना है, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। फिलहाल उन्होंने ये पता लगाया कि उन्होंने देखा कि जैसे मान लीजिए कि आज आज हम मान लेते हैं कि आज 11 अप्रैल के दिन उन्होंने देखा कि यार एक आकाश गंगा है ए और दूसरी आकाश गंगा है बी। इनके बीच पहले इतनी दूरी थी, इसको मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 5 लाइट ईयर की दूरी थी। फिर वो उन्होंने 12 तारीख को देखा। 12 तारीख को उन्होंने देखा कि साहब जो ए गैलेक्सी है और जो बी गैलेक्सी है, अब इन दोनों के बीच में 10 लाइट ईयर की दूरी आ गई है। याद रखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। 10 लाइट ईयर की दूरी आ गई है। ऐसा उन्होंने बहुत बार देखा, अलग अलग आकाश गंगाओं को देखा। तब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाल के पेश किया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने का मतलब है कि आकाश गंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इसी को हम ब्रह्मांड का विस्तार होना कहते हैं। लेकिन जैसा हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि हर एक आकाश गंगा एक दूसरे से दूर नहीं जा रही है। कुछ आकाश गंगाएं, कुछ गैलेक्सी ऐसी भी हैं जो एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। एग्जाम्पल हमने आपको दिया था मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, जो एक दूसरे के पास आ रही है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, अब देखिए, अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर की बहुत सारी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। अब मैं यहाँ पर आपको आकाश गंगा की परिभाषा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने स्मार्ट दोस्तों से ये उम्मीद करता हूँ कि आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे से उस पर कमांड आपकी इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो एडविन हबल साहब ने ये बात बता दी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इसी को आधार बना करके, इसी थ्योरी को आधार बना करके साहब, जर्मनी के एक पादरी थे, जर्मन के एक प्रीस्ट थे, खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने 1931 में एक सिद्धांत पेश किया, जिस सिद्धांत को अब हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसे अब हम महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो शब्द है बिग बैंग शुरू में नहीं था। जॉर्ज लेमेंथियर ने बस ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी ब्रह्मांड आज हम देखते हैं वो बहुत पहले एक छोटे से, बहुत टाइनी पार्टिकल में था, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो उसे उन्होंने सिंगुलैरिटी कहा, फिर उसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये बात उन्होंने कही। ये जो शब्द है ना बिग बैंग, ये शब्द बहुत बाद में जाकर के 1949 के आसपास ये वर्ड दिया था फ्रेड हॉयल ने। ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द फ्रेड हॉयल के द्वारा दिया गया, जो कि ब्रिटेन के एक मैथमेटिशियन है, जिन्होंने साम्य अवस्था सिद्धांत पेश किया है, जिन्होंने स्टेडी स्टेट थ्योरी को प्रेजेंट किया है। एक और बात आपको बता दूं कि ये जो सिद्धांत है, इसका एक और नाम है, बिग बैंग थ्योरी को एक और नाम दिया गया है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। ऐसा क्यों? तो मुझे लगता है अभी ये समझ में आ गया होगा।
ऐसा इसलिए कि इस सिद्धांत का जो आधार है वो एडविन हबल की हाइपोथेसिस है या एडविन हबल की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन हो रहा है। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं कहूं कि साहब एक चीज जिसका लगातार विस्तार हो रहा है, उसकी शुरुआत भी तो कहीं ना कहीं से हुई होगी, उसकी स्टार्टिंग भी तो कहीं ना कहीं से हुई होगी। तो बस इसी बात को आधार बना करके एक पूरी की पूरी थ्योरी प्रेजेंट कर दी। किसने? जॉर्ज लेमेंथियर ने। तो यहां से हमें क्या क्या स्पष्ट हुआ? यहां से हमें स्पष्ट हुआ कि एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने विस्तारित ब्रह्मांड की बात की, यूनिवर्स के एक्सपेंड होने की बात कही। उन्होंने बताया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दूसरी बात हमने देखी कि इसी बात को आधार बना करके 1931 में 1931 में जर्मनी के पादरी और खगोल शास्त्री ने एक थ्योरी पेश की, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो नाम है बिग बैंग, ये फ्रेड हॉयल के द्वारा पेश किया गया था। द नेम वॉज गिवन बाय द फ्रेड हॉयल। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ तक? तो ये हमारा पहला हिस्सा था, जिसमें हमने सामान्य परिचय की बात की, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। अब सवाल ये आता है कि ठीक है सर, आपने परिचय तो दे दिया, अब ये बताइए कि आखिरकार ये वाद क्या है, आखिरकार ये थ्योरी क्या है। चलिए समझते हैं, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि जॉर्ज लेमेंथियर ने क्या सोचा, तो लेमेंथियर साहब ने यही सोचा कि अगर किसी भी चीज का विस्तार हो रहा है, कोई चीज लगातार एक्सपेंड कर रही है, तो उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं से हुई होगी, उसकी स्टार्टिंग या इनिशिएशन भी कहीं ना कहीं से हुआ होगा। तो उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की कि साहब, जितना भी ब्रह्मांड आज हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्स है। जितना भी ब्रह्मांड आज हम देखते हैं, वो ब्रह्मांड वास्तव में मिट जितना भी यूनिवर्स आज हम देखते हैं, ये ब्रह्मांड वास्तव में 13.7 अरब साल पहले, 13.7 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर अगो एक बहुत छोटे से पार्टिकल में था, एक बहुत ही टाइनी पार्टिकल में था। इस छोटे से कण को नाम दिया गया है सिंगुलैरिटी। क्या नाम दिया गया है? सिंगुलैरिटी। हिंदी में हम इसे कहते हैं विलक्षणता। सर, इस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, सिंगुलैरिटी हम उस चीज को कहते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि एक इतना छोटा सा पार्टिकल था, बहुत ही छोटा, मटर के दाने बराबर की कहा गया है, कई किताबों में कहा गया है कि परमाणु के आकार का था। तो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम उसे सिंगुलैरिटी कह रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा था, ये बात तय है। और इस छोटे से पार्टिकल में, ये जो छोटा सा पार्टिकल यहां मैंने बनाया है, इस छोटे से पार्टिकल में एक्सट्रीम टेम्परेचर था, अत्यधिक तापमान जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते, एक्सट्रीम डेंसिटी थी, बहुत ही ज्यादा घनत्व था, और एक्सट्रीम प्रेशर था, बहुत ज्यादा दाब था। अब आप सोच के देखिए दोस्तों एक मिनट, कि जो ब्रह्मांड आज इतना बड़ा है, अगर उस पूरे ब्रह्मांड को आप इतने से पार्टिकल में ला करके रख देंगे, तो इस पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा होगा? बट नेचुरल सी बात है कि वहां पर बहुत ज्यादा तापमान होगा, जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते, और उतना ही ज्यादा वहां पर घनत्व होगा, डेंसिटी होगा। तो एक हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। ये भी गुब्बारा ही है, आप भरते जाएंगे, एक सीमा के बाद गुब्बारा भी फट जाएगा। क्लियर? तो ये कहा जाता है कि ये जो सिंगुलैरिटी है, ये जो टाइनी पार्टिकल है, इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर अगो,
13.7 अरब साल पहले। अब देखिए, सामान्य विस्फोट तो है नहीं। अब सोच के देखिए कि हम उस विस्फोट की बात कर रहे हैं जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो क्या इसे ऐसे कह देंगे कि भाई विस्फोट हो गया? ऐसा नहीं, इसके लिए एक नाम दिया गया कि इसमें क्या हुआ, इसमें बिग बैंग हुआ। इतना बड़ा एक्सप्लोजन जिससे पूरा ब्रह्मांड बन गया, तो हमने इसे नाम दिया कि ये बिग बैंग है। ये विस्फोट नहीं है, ये महाविस्फोट है, क्योंकि इसी से पूरा ब्रह्मांड बनने वाला है। क्या हुआ? जैसे ही ये बिग बैंग हुआ तो इसके बाद क्या होना शुरू हुआ, अब ये समझिएगा। जैसे ही दोस्तों बिग बैंग हुआ, तो ये जो टाइनी एटम है ना, इस यहां से मैं मान के चल रहा हूं, इस टाइनी एटम से बिग बैंग के बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। बहुत सारी एनर्जी रिलीज, जिसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते। इतनी सारी ऊर्जा यहां से निकली। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है, एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू द मैटर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, यही ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती चली गई? मैटर में कन्वर्ट होती चली गई, पदार्थ में कन्वर्ट होती चली गई। कैसे? इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि बिग बैंग होने के 1 से 3 मिनट के बाद, 1 से 3 मिनट के बाद सबसे पहले पदार्थों का निर्माण हुआ, सबसे पहले मैटर का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन दोस्तों, ये वो पदार्थ नहीं थे, ये परमाणु नहीं था। ये जितने भी पदार्थ यहाँ पर थे, ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल थे। ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल थे। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब एटॉमिक थी। इसमें क्या क्या शामिल था? तो कहा जाता है शुरुआत में जो पदार्थ बने उसमें ग्लूऑन शामिल था, उसमें दोस्तों क्वार्क शामिल था, क्वार्क। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। आज जब आप प्रोटॉन का अध्ययन करते हैं ना दोस्तों, तो प्रोटॉन किससे मिलकर के बना हुआ है? प्रोटॉन दोस्तों क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है। और क्वार्क को आपस में जोड़ने का काम ग्लूऑन करते हैं। तो सबसे पहले इन पदार्थों का निर्माण हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल का निर्माण हुआ। और अभी मैं आपको और बताऊंगा कि इसके पहले भी एक पार्टिकल है जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है। फिलहाल हमें इतना जानना जरूरी है कि बिग बैंग से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। इसी एनर्जी से पदार्थ बने। और कौन से पदार्थ बने शुरुआत में? सब एटॉमिक पार्टिकल बने, जैसे कि क्वार्क, जैसे कि लेप्टॉन, जैसे कि ग्लूऑन। और इन्हीं से आगे जाकर के क्या बनेगा? इन्हीं पदार्थों से, इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल से जाकर के आगे एटम बनेगा। इसी एटम से आगे जाकर के हाइड्रोजन बनी, हीलियम का निर्माण हुआ। फिर गैस और धूल के कण के बादल बनने लगे। इन्हीं गैस और धूल के कणों के बादलों को हमने क्या नाम दिया था? नेबुला। इसी नेबुला से दोस्तों तारों का निर्माण हुआ। और इन्हीं तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ, प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो यही है बिग बैंग थ्योरी, यही है महाविस्फोट सिद्धांत। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरी बिग बैंग थ्योरी है। अब चलिए एक बार इसको समराइज करते हैं, ताकि अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया है तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा अभी दोस्तों कि 13.7 अरब साल पहले जितना भी ब्रह्मांड है वो एक छोटे से पार्टिकल में था। इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया सिंगुलैरिटी। और इसका टेम्परेचर भी इनफाइनाइट था, इसकी डेंसिटी भी इनफाइनाइट थी, और इसके अंदर जो प्रेशर है वो भी इनफाइनाइट था। 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो एक छोटे से परमाणु या छोटे से कण में केंद्रित थी, जिसका अनंत तापमान, अनंत घनत्व और अनंत दाब था। फिर क्या हुआ? 13.7 अरब साल पहले इसमें एक विस्फोट हुआ। और ये विस्फोट इतना बड़ा था कि हमने इसे क्या नाम दिया? हमने इसे बिग बैंग का नाम दिया।
ठीक है, हमने इसे क्या नाम दिया, बिग बैंग विस्फोट का नाम दिया, या हिंदी में हमने इसे महाविस्फोट की संज्ञा दी। फिर हमने ये जाना कि जैसे ही बिग बैंग हुआ, जैसे ही महाविस्फोट हुआ, यहाँ से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा निकली। यही एनर्जी आगे जा कर के पदार्थ में बदल गई, यही एनर्जी आगे जा कर के मैटर में बदल गई। अब अगर हम इसे टाइमलाइन के द्वारा समझने की कोशिश करें तो ये कहा जाता है कि बिग बैंग के 1 से 3 मिनट के अंदर, 1 से 3 मिनट के अंदर बहुत मौलिक पदार्थों का निर्माण हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें शामिल था क्वार्क, जिसमें शामिल थे ग्लूऑन। ठीक है, और इन्हीं से मिलकर के बाद में प्रोटॉन का निर्माण हुआ, न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। फिर ये कहा जाता है दोस्तों कि यही पदार्थ आगे जा करके बड़े बड़े इन्हीं पदार्थों ने हाइड्रोजन और हीलियम का रूप ले लिया, जो प्रारंभिक गैसें हैं। सबसे पहली गैस जो मानी जाती है ब्रह्मांड में बनी, वो हाइड्रोजन थी। और लगभग 3,80,000 सालों के बाद, 3,80,000 साल के बाद फाइनली ब्रह्मांड जो है वो विजिबल हुआ, यूनिवर्स जो है वो दृश्यमान हुआ। और यही वो समय है जब एक वास्तविक एटॉमिक मैटर का निर्माण होगा, एक परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण होगा, जिसमें प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, हालांकि उसमें इस समय को 3 लाख साल बताया गया है, लेकिन जब आप और डिटेल में पढ़ते हैं तो ये समय वास्तव में 3,80,000 साल है कि इतने सालों के बाद फाइनली एक एटॉमिक पार्टिकल का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन हीलियम वास्तव में दिखाई देने लगे, और यहीं से ब्रह्मांड जो है वो दृश्यमान हुआ, यहीं से यूनिवर्स जो है विजिबल हुआ। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल, इन्होंने मिलकर के एक बादल का निर्माण किया, एक क्लाउड का फॉर्मेशन किया, और इसी बादल को हम नेबुला या निहारिका का नाम देते हैं। इसी नेबुला से, इसी निहारिका से दोस्तों 5 अरब साल पहले, 5 बिलियन ईयर अगो, एक तारे का निर्माण हुआ, और इस तारे को हम सूर्य कहते हैं। और इसी सूर्य से अल्टीमेटली हमारी पृथ्वी और हमारे पूरे सौरमंडल का निर्माण हुआ, हमारे अर्थ और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर ये निर्माण हुआ कैसे, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आगे पढ़ने वाले हैं कि तारे और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। अभी कहानी क्लियर है। 13.7 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उससे ऊर्जा निकली, ऊर्जा आगे जाकर के पदार्थ में बदल गई, वहीं से हाइड्रोजन बनी, डस्ट पार्टिकल बने, जिन्होंने बादल बनाया जिसे नेबुला कहा जाता है, उसी नेबुला से तारे बने, और उन्हीं तारों से आगे जाकर के ग्रहों का निर्माण हुआ, प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी बात आपके दिमाग में स्पष्ट है। और ये जो दूसरा बिंदु हमें समझना था सामान्य परिचय के बाद, ये जो दूसरा पॉइंट हमें समझना था सिद्धांत, ये भी स्पष्ट हो गया है। यही है द बिग बैंग थ्योरी, यही है महाविस्फोट सिद्धांत। अब तीसरी बात आती है कि सर हम कैसे इस बात को मान लें, कम से कम कुछ साक्ष्य तो दीजिए। आपने हालांकि बताया था कि ब्रह्मांड के बारे में जो भी बातें हैं वो अनुमान है, लेकिन फिर भी कुछ साक्ष्य तो बताइए, कुछ एविडेंस तो बताइए इस बारे में। तो चलिए हम टॉपिक के तीसरी पहलू की ओर आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि बिग बैंग को सिद्ध करने के लिए अब तक कौन कौन से साक्ष्य पेश किए गए हैं, अब तक कौन कौन से एविडेंस पेश किए गए हैं। तो इसमें ना दो बड़ी अहम चीजें हैं। सबसे पहले इसमें है एडविन हबल का योगदान, और दूसरा है इसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। चलो एक एक को समझने का प्रयास करते हैं।
तो एडविन हबल के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि 1920 और 21 में एडविन हबल ने ये पता लगाया कि जो आकाश गंगाएं हैं, जो गैलेक्सी हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और यहीं से उन्होंने बताया कि हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, जो ब्रह्मांड है उसका लगातार विस्तार हो रहा है। तो उनसे पूछा गया कि आप ये कैसे कह पा रहे हो कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो उन्होंने डॉपलर सिद्धांत का सहारा लेकर के एक परिघटना को समझाया, जिस परिघटना को हम रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट परिघटना। अब देखिए, मैं विज्ञान का बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं हूँ, इसीलिए जितनी मेरी समझ है उतना मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ सामान्य भाषा में। देखिए, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का अर्थ बड़ा बड़ा ही आसान है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ना एक इंसान है, ये मैं खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंसान है, ये मेरा ही फोटो है मान लें। तो जैसे ही कोई चीज हमारे नजदीक आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर से हमारे नजदीक आता है, तो वो हमें ब्लू दिखाई देने लगता है। और जब कोई भी चीज हमसे दूर जाती है तो वो हमें रेड दिखाई देती है, रेड स्पेक्ट्रम वहां से रिलीज होता है। तो जब भी कोई चीज हमको अप्रोच करती है, हमारी तरफ आती है, तो उससे ब्लू स्पेक्ट्रम जनरली निकलता है, और जब कोई चीज हमसे दूर जाती है तो रेड स्पेक्ट्रम निकलता है। तो इन्होंने इसी बात का अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि गैलेक्सीज जो हैं वो धीरे धीरे रेड की ओर शिफ्ट होती जा रही हैं। इसका मतलब गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। क्यों? क्योंकि ब्लू शिफ्ट नहीं हो रहा था, ब्लू स्पेक्ट्रम नहीं दिख रहा था, जबकि रेड स्पेक्ट्रम ही दिख रहा था। इसका मतलब कोई चीज हमसे लगातार दूर जा रही है। ठीक है, इसे ना एक आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखने का प्रयास कीजिएगा। ये है ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। जब कोई चीज हमारे पास आती है तो लाइट वेव जो है वो ब्लू इस तरीके से दिखाई देती है। जब कोई चीज हमसे दूर जाती है, रिसीडिंग होती है, तो वो इस तरह से रेड दिखाई देती है। ठीक है, और अगला जो है दोस्तों वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड। अब ये क्या चीज है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड, ये CMRB, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड। देखिए, ये कहा जाता है कि ये वो प्रकाश के अवशेष हैं, ये उस एनर्जी या लाइट एनर्जी या फिर लाइट के फॉजिल है जो तब बना था जब बिग बैंग हुआ था। ठीक है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इन सब के बारे में हम सुनते हैं। तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड में कुछ इस तरह से कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और ये उस प्रकाश के या उस ऊर्जा का अवशेष है जो बिग बैंग से उत्पन्न हुई थी। बिल्कुल इनिशियल एनर्जी जो 13.7 अरब साल पहले दिखाई दी, 13.7 बिलियन ईयर अगो दिखाई दी। तो इसे कहा जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड। और ये कंसेप्ट ऑर्नो पोंजियस और रॉबर्ट विल्सन के द्वारा दिया गया था। अभी भी इसके बारे में रिसर्च जारी है कि वो एनर्जी कहाँ है, किस तरीके से कहाँ गई। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन, पर एटलीस्ट एक हाइपोथेसिस रखी गई है कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड के रूप में। फिर भी जो सबसे बड़ा साक्ष्य इस सिद्धांत को लेकर के है वो यही है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन हमने आपको बताया था कि हर एक गैलेक्सी नहीं, कुछ गैलेक्सी एक दूसरे के पास भी आ रही हैं। और हमारी आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे के सबसे पास जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है दोस्तों? एंड्रोमेडा या देवयानी। आज मैं आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बताता हूं कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है एग्जैक्टली। तो देखिए दोस्तों, शायद यहाँ पर नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोनों के बीच का डिस्टेंस। अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट, हाँ ये देखिए लिखा है
अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन लाइट ईयर दोनों आकाश गंगाओं के बीच का डिफरेंस है। ये हमारी मिल्की वे है। इसका जो डायमीटर है वो 100 के से लेकर के 180 के लाइट ईयर के बीच में है, और एंड्रोमेडा का डायमीटर 220 के लाइट ईयर के आसपास है। और दूरी कितनी है? 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, मतलब 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर। एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, विच इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इतना आपको कितने साल चलना पड़ेगा? 25 लाख साल चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप मिल्की वे से कहां पर पहुंचोगे? एंड्रोमेडा पर पहुंचोगे। इतना बड़ा डिस्टेंस है दोस्तों, विच इज ह्यूज। और यहाँ से आपको एक बात और पता चलती है गैलेक्सी के बारे में। ये पता चलता है कि दो गैलेक्सियों के बीच में जो दूरी होती है वो हजारों या लाखों प्रकाश वर्ष दूर होती है। बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है दो गैलेक्सी के बीच में। और एक आकाश गंगा, एक गैलेक्सी का व्यास अर्थात डायमीटर भी बहुत बड़ा होता है। अब आप सोच के देखो, 100K मतलब कितना हो गया? ऑलमोस्ट लेकर के चलिए दोस्तों 1 लाख लाइट ईयर। इतना ज्यादा व्यास, इतना ज्यादा डायमीटर है हमारी आकाशगंगा का। और एंड्रोमेडा का डायमीटर कितना है? लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष। इतना व्यास है, इतना डायमीटर है। तो आकाशगंगाएं बहुत बड़ी होती हैं, और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यूनिवर्स का फॉर्मेशन करती हैं। चलिए वापस हमारे टॉपिक पर लौटते हैं। यहाँ तक की बातें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब तक हमने पढ़ा क्या है दोस्तों? तो अब तक हमने सिद्धांत के बारे में पढ़ा, हमने थ्योरी के बारे में पढ़ा कि आखिर बिग बैंग थ्योरी क्या है, हमने उसका सामान्य परिचय पढ़ा कि किसने दी, कहाँ से शुरुआत हुई, और अभी हमने साक्ष्य के बारे में भी पढ़ लिया, एविडेंस के बारे में भी पढ़ लिया कि एडविन हबल साहब ने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। अब चौथा और आखिरी हिस्सा बचा हुआ है, और चौथे और आखिरी हिस्से में मुझे आपको कुछ अलग बातें बतानी है, कुछ अन्य तथ्य बताने हैं। चलिए चौथे हिस्से की ओर चलते हैं और कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं, कुछ एनलाइटमेंट की बात करते हैं कि सर और क्या बातें हैं जो अलग से जानना जरूरी है। देखिए पहली बात आपको यह समझना होगा कि जब बिग बैंग हुआ, जब ये महाविस्फोट हुआ, तो उससे किस प्रकार के बलों का निर्माण हुआ, उससे किस प्रकार के फोर्स बने। जैसे आज हमें कितने सारे बल दिखाई देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देता है, कोहेसिव फोर्स दिखाई देता है, अधेसिव फोर्स दिखाई देता है, फिर हमें फ्रिक्शन दिखाई देता है, बहुत सारे फोर्स हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 4 ही बल थे जिन्हें 4 फंडामेंटल फोर्सेस कहा जाता है। कौन कौन से बल थे? तो एक बल था स्ट्रॉन्ग फोर्स, अब इनके बारे में आप साइंस में पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा था वीक फोर्स, ठीक है। तीसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा था दोस्तों ग्रेविटेशनल। ये ये चार मूल बल थे। एक था स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक था वीक फोर्स, एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक था ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बीच बीच में इनकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल बस हमें यह समझना जरूरी है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ या जब ये विस्फोट हुआ तो उस समय इन 4 बलों की उपस्थिति थी, स्ट्रॉन्ग, वीक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब दूसरी बात यहां निकल के आती है पदार्थ को लेकर के। सर आपने ये कहा कि जब बिग बैंग हुआ 13.7 अरब साल पहले, तो सर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, हमने मान लिया। फिर आपने कहा कि यही एनर्जी आगे जाकर के मैटर में कन्वर्ट हो गई, यही ऊर्जा आगे जाकर के पदार्थ में कन्वर्ट हो गई।
तो पदार्थ बना कौन सा सर? मैटर कौन सा था जो सबसे पहले बना? सवाल आता है ना, जिसकी खोज हम आज भी कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जिससे पूरी दुनिया बनी है, जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। चलिए अब इसको हम उल्टा समझना शुरू करते हैं, हमारी कहानी को रिवाइंड करना शुरू करते हैं, तब हम इस पदार्थ तक पहुंच पाएंगे। कैसे? चलो उदाहरण देते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये पेन है, ये पेन मैंने यहाँ पर रख दिया, ये पेन। अब हम ये समझते हैं कि ये पेन किससे मिलकर के बना होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये जो पेन है इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, इसमें बहुत सारे एटम होंगे, राइट? अगर हम बहुत बेसिक बात करें, अब वो नहीं डिस्कस नहीं करेंगे सर प्लास्टिक होगा ये होगा, नहीं वो नहीं, ठीक है। अब हमने ये माना कि ये जो पेन है ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारे एटम से मिलकर के बना हुआ है। पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि परमाणु होता है, हमें तो लगता था कि ये पत्थर है तो है, अब इसमें क्या ही होगा। ठीक है, हम पत्थर के छोटे टुकड़े कर लेते थे तो हम मानते थे कि इन्हीं से मिलकर के बना होगा। लेकिन जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई, हमें पता पड़ा कि यौगिक भी होते हैं, अणु भी होते हैं, परमाणु भी होते हैं। पर अब हमें पता है कि परमाणु नाम की कोई चीज होती है। लेकिन बाद में जब साइंस और विकसित हुई तो उन्होंने इस पेन को और भी छोटा करने की कोशिश की कि क्या परमाणु से भी छोटा कुछ हो सकता है, क्या एटम से भी छोटा कुछ हो सकता है। तब उन्हें पता पड़ा बिल्कुल हो सकता है। ये जो एटम है साहब, इसमें भी तीन चीजें हैं। इसमें उन्होंने पाया कि इसमें प्रोटॉन नाम की एक चीज है, इसमें न्यूट्रॉन नाम की एक चीज है, और इसमें इलेक्ट्रॉन नाम की एक चीज है। अब वैज्ञानिकों को लगा कि चलो साहब अब तो खत्म है, आई थिंक यही वो तीन पार्टिकल होंगे जिनसे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, जिनसे पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा। लेकिन वैज्ञानिकों की बात ही होती है कि उनके अंदर उत्सुकता बहुत होती है। तभी आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, जब आपके अंदर वो जील हो कि कुछ नया जानना है, कुछ समझना है, कुछ नई बातों की जानकारी लेनी है। वैज्ञानिक और आगे बढ़े। अब उन्हें पता चलता है कि ये जो प्रोटॉन है इसके अंदर भी दो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। उन्होंने पाया कि इसमें ग्लूऑन है और इसमें क्वार्क है। बेसिकली क्वार्क को जोड़ करके रखता है ग्लूऑन इस तरीके से, और इसी से निर्माण होता है प्रोटॉन का। और भी चीजें उन्हें मिली, क्वार्क भी मिला, लेप्टॉन भी मिला, बहुत सारी चीजें मिली। अब वैज्ञानिकों को लगा कि चलो अब तो कहानी खत्म है, अब इससे ज्यादा क्या ही होगा। हमने कहानी शुरू की थी एक पेन से, कि पेन को तोड़ना शुरू किया तो पता पड़ा अणु है, उसको भी तोड़ना शुरू किया तो देखा परमाणु है, परमाणु को भी तोड़ा तो पता चला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन को भी तोड़ा तो पता चल रहा है कि क्वार्क और ग्लूऑन है। अब लगा कि अब तो कहानी खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी भी वैज्ञानिकों को उस पार्टिकल या उस फंडामेंटल पार्टिकल की तलाश थी जिससे पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, जिससे पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। और स्टिल हम इस पार्टिकल को नहीं खोज पाए हैं, पर इसका हमने नामकरण जरूर किया है। कैसे? और इसको हमने खोजने की कोशिश जरूर की है। वो कैसे हुआ है ये समझने की जरा कोशिश करते हैं, इसको जानने का जरा हम प्रयास करते हैं। देखिए कैसे हुई कहानी तो समझेंगे दोस्तों कि ये प्रश्न आया कि अभी भी एक पार्टिकल है जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है और वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। तो इसका विचार दो लोगों ने मिलकर के रखा। एक थे भारत के सत्येंद्र नाथ बोस, बहुत बड़े वैज्ञानिक, और दूसरे वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के जिनका नाम था पीटर हिग्स। इन दोनों ने एक थ्योरी प्रेजेंट की। बेसिकली पीटर हिग्स ने सत्येंद्र नाथ बोस की थ्योरी का सहारा लेकर के 1962 में कहा कि अभी भी हम उस पार्टिकल तक नहीं पहुंचे हैं जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और उन्होंने कहा कि ऐसा एक पार्टिकल है जिसके आगे फिर कुछ नहीं है, वो फंडामेंटल पार्टिकल होगा, और उसका नाम इन्होंने दिया हिग्स बोसान। हिग्स इनका खुद का नाम था, और बोसान चूंकि ये सत्येंद्र नाथ बोस की थ्योरी पर आधारित था, तो इस कण को क्या नाम दिया गया दोस्तों? हिग्स बोसान नाम दिया गया।
अब पूरी दुनिया में एक नई ही कहानी शुरू हो चुकी है। अब पूरा वैज्ञानिक समुदाय इस खोज में लगा हुआ है कि क्या ये बात सच भी है। पहले तो उन्होंने बस्सी की तरह एक डायलॉग मार दिया, कोई सेंस है इस बात का, बताओ कोई सेंस है इस बात का। लेकिन जब और वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा कि इस बात का तो बहुत बड़ा सेंस है। बहुत बड़ी बात कह गए हैं सत्येंद्र नाथ बोस और हिग्स बोसान। इस पर रिसर्च शुरू हुई, इसको जानने की कोशिश की गई। इसी बीच में एक व्यक्ति आते हैं और उन व्यक्ति का नाम है लियोन लिंडरमैन। ठीक है, लियोन लिंडरमैन। और लियो लिंडरमैन ने कहा कि ये जो हिग्स बोसान पार्टिकल है, इसे हिग्स बोसान ना बोल करके इसे गॉड पार्टिकल बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? इसे गॉड पार्टिकल बोलना चाहिए, क्योंकि इससे पीछे तो कुछ नहीं है ना। तो जनरली हम यही मानते हैं कि वट एवर इज इन द यूनिवर्स इट इज गॉड। जो ब्रह्मांड है, सब कुछ है, वो भगवान ने बनाया है। तो उन्होंने कहा कि हिग्स बोसान नाम ना दे करके इसे गॉड पार्टिकल नाम दिया जाना चाहिए। ऐसा लिंडरमैन साहब का मानना था। लोगों ने कहा ठीक है, हम यही नाम मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब भी इसको सर्च किया जाना बाकी था। तो इस हिग्स बोसान की खोज करने के लिए जो एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसमें मास नहीं है, ये दूसरे चीजों को मास देता है और ये स्पिन भी नहीं करता। ठीक है, ये स्पिन भी नहीं करता दोस्तों, इसकी विशेषता है। तो हिग्स बोसान के बारे में जब आगे बात शुरू हुई, गॉड पार्टिकल के बारे में बात शुरू हुई, तो दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है जिसका नाम है सर्न। ठीक है, जिसका नाम है सर्न। ये दोस्तों 1954 में बनाई गई थी। ये जेनेवा में स्थित है, जेनेवा में स्थित है। और पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर के, ये इसका फुल फॉर्म है। तो 1954 में जेनेवा में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सर्न, जो कि पार्टिकल फिजिक्स कण भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है दुनिया में। भारत भी 2017 में इसका एसोसिएट मेंबर बना है। ठीक है, तो सर्न ने डिसाइड किया कि वो इस पार्टिकल की खोज करेगी। उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया 2010 में, और इस प्रयोग को कहा जाता है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। क्या कहा जाता है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इस प्रयोग में अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको यह जानना है कि पत्थर को तोड़ने पे क्या मिलेगा। आपको जानना है कि पत्थर किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, माफ कीजिए, आपको यह जानना है कि पत्थर किस चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो व्हाट वुड यू डू? आप दो पत्थरों को तोड़ोगे ना, या फिर एक पत्थर को तोड़ने की कोशिश करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि पत्थर किससे मिलकर के बना है। तो इन्होंने भी यही काम किया। इन्होंने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में प्रोटॉन को टकराना शुरू किया ताकि प्रोटॉन टूट सके और हमें पता चले कि आखिर वो किससे मिलकर के बना हुआ। और आपको मैं स्पीड बताता हूँ कितनी थी। जितनी लाइट की स्पीड होती है ना, उसका 99.99% इस स्पीड से लाइट एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड है लाइट की। तो उससे थोड़ा सा ही कम स्पीड है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में। उतनी तेजी से एटम्स को टकराया गया, उतनी तेजी से प्रोटॉन की टक्कर की गई, ताकि ये पता चल सके कि वो हिग्स बोसान क्या है, वो गॉड पार्टिकल क्या है। एग्जैक्टली हिग्स बोसान तो नहीं मिला, लेकिन 2012 में प्रोटॉन को तोड़ने के बाद इन्हें हिग्स बोसान जैसा एक पार्टिकल मिला। तो अभी दोबारा से रिसर्च होनी है, दोबारा से हमें यह पता करना है कि गॉड पार्टिकल क्या है। तो ये प्रयोग सर्न नाम की प्रयोगशाला में किया जा रहा है। तो ये सारी कहानी है जो लगातार आप सुनते रहते हैं, सारी चीजें आप पढ़ते रहते हैं सर्न के बारे में, हिग्स बोसान के बारे में। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कहानी जुड़ी कैसे हुई है। ये कहानी जुड़ी हुई है बिग बैंग से, और उस पदार्थ से जिसने दुनिया भर के सभी पदार्थों को मास दिया। याद रखिएगा, हर फंडामेंटल पार्टिकल में मास नहीं होता। ठीक है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल ऐसे भी हैं जो दूसरों को मास प्रोवाइड कराते हैं, द्रव्यमान देते हैं। ये बातें आपको और बेहतर समझ में आएंगी जब आप विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो टॉपिक है
जो हमने पढ़ना शुरू किया था, बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में अब सभी बातें आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई होंगी और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने सामान्य परिचय भी पढ़ लिया, हमने सिद्धांत के बारे में भी बात कर ली, रिवीजन भी कराया है दोस्तों आपका, हमने साक्ष्य भी पढ़ लिए और हमने अन्य तथ्य की बात भी कर ली। तो अब समय है कि हम एक बार पीपीटी से सारी चीज़ों को रिकॉल कर लें, कुछ आपको डायग्राम दिखाए जाए ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो और भी ज़्यादा ब्रशअप हो सके। ध्यान दीजिएगा एक एक टॉपिक पर। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये जो सिद्धांत है ये किसने पेश किया था, जॉर्ज लेमेंथियर ने पेश किया था 1931 में, जर्मनी के एक बेल्जियम के, आई एम रियली सॉरी मैंने बार बार जर्मनी बोला है, इसको प्लीज करेक्ट कीजिए, दैट इज बेल्जियम। ओके, प्लीज करेक्ट इट। ओके, बेल्जियम। तो बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंथियर ने ये थ्योरी दी थी। ओके, जॉर्ज लेमेंथियर ने ये थ्योरी दी थी। ये वर्ड किसने दिया था, फ्रेड हॉयल ने दिया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मिस्टेक दोस्तों, मेक श्योर कि आप उसे जर्मन कर लें। अन्य नाम क्या है इसका, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस सिद्धांत क्या है कि आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई एकाकी परमाणु के रूप में अनंत तापमान और घनत्व के साथ एक अति सूक्ष्म आयतन वाले स्थान पर स्थित थे। इन द बिगिनिंग ऑल मैटर्स forming the universe existed in one place into the form of tiny ball singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density। ठीक है, इसके बाद आप देखें क्या हुआ, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण उसमें 13.7 अरब साल पहले विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इसी विस्फोट से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई और यही एनर्जी आगे जाकर के मैटर में बदल गई। फिर हम देखते हैं कि 3 लाख साल के बाद फाइनली परमाणुविक पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि 3 लाख साल क्यों लग गए सर एक एटॉमिक मैटर बनने में और यूनिवर्स को विजिबल होने में। उसका रीजन था टेम्परेचर। तापमान इतना ज्यादा था कि पदार्थ आपस में जुड़ ही नहीं पाए। ठीक है, जुड़ ही नहीं पाए जिस वजह से इतना समय लग गया। इलेक्ट्रॉन जुड़ ही नहीं पाया एक बहुत प्रॉपर एटम बनाने के लिए। ओके, तो जब वो ठंडा हुआ तब उस समय स्थिति पर जाकर के एटॉमिक मैटर का निर्माण शुरू हुआ, परमाणुविक पदार्थों का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, इस तरीके से बिग बैंग हुआ था। ये इस तरीके से बहुत जल्दी आपको समझ ही नहीं आया इतना तेज तरीके से। ये वो 4 फोर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और वीक फोर्स है। ये देखिए इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट सेकंड आफ्टर बिग बैंग सब एटॉमिक पार्टिकल बन जाएंगे। 3,80,000 साल के बाद आप देखिएगा न्यूक्लियर कंबाइंड इनटू एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर कंबाइंड इनटू एटम। फिर 300 मिलियन ईयर लेटर बिगिनिंग फॉर्मेशन ऑफ द स्टार एंड गैलेक्सी। 9 बिलियन ईयर लेटर फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ। ठीक है, 9 की जगह 5, 6 ये बदलता रहता है। हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें 5 से 6 अरब साल पहले लिखा हुआ है, पर ये डेटा से इतना परेशान नहीं होना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से ज़्यादा जरूरी होती है कि हमारे कंसेप्ट बड़े क्लियर हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिग बैंग की एक पूरी कहानी है, स्लाइड है कि किस तरीके से बिग बैंग हुआ। ओके, ये प्लैंक टाइम कहलाता है, 10⁻⁻43 सेकेंड। इससे पीछे, इससे छोटा समय नहीं होता दोस्तों, इसे प्लैंक टाइम कहा जाता है। ओके, इसके बाद आप देखें कि ये पूरी कहानी है, यूनिवर्स इस तरीके से बना, ये हमारा प्रेजेंट डे है। तो एक बार आप इसे देख भी सकते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया है, इसके साक्ष्य हैं। ओके, इसके बाद हिग्स बोसान की कहानी। हिग्स बोसान क्या है, पदार्थ की सबसे आधारभूत इकाई है। ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने 1964 में यह अवधारणा दी थी। सत्येंद्र नाथ बोस की बोसान थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, लियोन लेंडरमैन, जैसा हमने आपको बताया था, ने इसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया था। इस तत्व की खोज हेतु सर्न में 2010 को लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक प्रयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक वैसा ही एटॉमिक पार्टिकल बना।
CERN के बारे में जैसा हमने आपको बताया था कि ये 1954 में बनी थी, मुख्यालय जेनेवा में है और कण भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है। 2017 में इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना था। तो अब मुझे बताइए, क्या यहाँ तक कोई समस्या है? यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं? कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कोई भी समस्या इस टॉपिक को यहाँ तक समझने में कम से कम नहीं होनी चाहिए। तो यही है दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यही है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये एक थ्योरी है जो बेल्जियम के प्रीस्ट ने पेश की थी, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटियर। इसके अलावा और भी थ्योरीज पेश की गई, जिसमें एक नाम आता है दोस्त। अच्छा, एक और समझ लीजिए, ये देखिए, ये सबसे बेसिक चीजें, ये हिग्स बोसान है। ये वो पार्टिकल है जो सबसे बेसिक पार्टिकल है। अब इसमें देखिए, ये बहुत सारे ग्लूऑन है, ठीक है, लेप्टॉन है, इसमें क्वार्क है। इनसे मिलकर के क्या बनता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन आर मेड अप ऑफ द क्वार्क एंड ग्लूऑन्स, ठीक है। फिर प्रोटॉन से मिलकर के आप देखिए न्यूक्लियस बनता है, इस तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के फिर एक एटम बनता है। ओके, फिर एटम से मॉलिक्यूल बनता है, फिर अलग अलग पदार्थ बनते हैं। ये है हिग्स बोसान। इस तरीके से प्रोटॉन की टक्कर कराई जा रही है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, ताकि हम वहां तक पहुंच सकें, उस जगह तक हम पहुंच सकें। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैग्नेट्स एक्सेलरेट प्रोटॉन टू 99.99% of the speed of the light. Quark inside the proton collided with the enough energy to create the suspective Higgs boson particle. ये सब चीजें हैं, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, इसको इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर एक रीडिंग आप देख लेंगे तो बेसिक चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी हिग्स बोसान से जुड़ी हुई। याद रखिएगा, हिग्स बोसान का अपना कोई मास नहीं होता और ये स्पिन भी नहीं करता है, ये इसकी एक विशेषता है दोस्तों। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ तक सारी बातें? उम्मीद करता हूँ कि इंटरेस्टिंग लग रहा होगा टॉपिक और मज़ा भी आ रहा होगा। ये एडविन हबल है, जिनके नाम पे हबल टेलीस्कोप था। ये जेम्स वेब है। अब हबल टेलीस्कोप की जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा नासा के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से एक सिद्धांत जो कि फ्रेड हॉयल ने दिया था। ठीक है, फ्रेड हॉयल ने थॉमस गोल्ड और हर्बन बॉन्डी के साथ मिलकर के दिया था। इसे कहा जाता है साम्य अवस्था सिद्धांत। इनके हिसाब से ब्रह्मांड की ना तो उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड का ना तो अंत है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड आगे बढ़ता है उसमें मैटर की संख्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है, इसे साम्य अवस्था सिद्धांत कहते हैं। जानकारी जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, परीक्षा में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि साहब साम्य अवस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्टेडी स्टेट थ्योरी किसके द्वारा प्रेजेंट की गई। ठीक, तो ये आज की क्लास का टॉपिक था दोस्तों। कल की क्लास जब हम करेंगे तब हम तारों के निर्माण के बारे में पढ़ रहे होंगे। कल की क्लास में आप देखेंगे कि हम कुछ और विषयों को डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, और कोशिश करेंगे कि कल की ही क्लास में हमारा ये अध्याय भी समाप्त हो जाए, ये चैप्टर भी खत्म हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कल आपकी जो क्लास है वो सुबह 8 बजे नहीं होगी, वो दोपहर में 12 बजे होगी, वो 12 o'clock होगी। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, सुबह नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए हम ये क्लास दोपहर में 12 बजे करेंगे। ठीक, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, पीडीएफ जरूर पढ़िए, अपनी सिनॉप्सिस तुरंत बनाइए, और फिर जो सिनॉप्सिस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैप्टर के आखिरी चैप्टर होगा, ठीक है, उनसे आप मैच कीजिए कि कितने बेहतर सिनॉप्सिस आपने बनाए। देखो, शॉर्ट नोट बनाने का मतलब होता है शॉर्ट, जैसे पूरी बिग बैंग थ्योरी एक पेज से बाहर नहीं जानी चाहिए, एक पेज में सब कुछ आ जाना चाहिए, जो जो बातें हमने पढ़ी हैं, तभी इसका मतलब है। फिर जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म होगा, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी लगवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि यार जो कंसेप्ट हमने आसान भाषा में पढ़ा है, उससे जब टिपिकल लैंग्वेज में क्वेश्चन बनता है तो कैसे हमें अपने बेसिक का यूज करके आंसर निकालना होता है। बिकॉज अभी भी एक बहुत जेन्युइन कंसर्न आप लोगों का रहता है कि सर हमने पढ़ा है,
हम जानते हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है तो ना हम उसके बारे में लिख पाते हैं, या जब प्रश्न आता है तो हम उसका सही उत्तर पता नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को भी हम रिजॉल्व करेंगे, बेहतर करेंगे। अगेन आई एम रियली सॉरी दोस्तों, वो जर्मन वाले पॉइंट के लिए उसको प्लीज़ बेल्जियम कर लीजिएगा, हो जाता है स्लिप ऑफ द टंग कई बार, पर मैं कोशिश करता हूँ ऐसे कभी भी ना हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, आपसे कल मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।